17 मिनट हैं, कोई प्रश्नोत्तर सत्र के अंदर प्रतिभाग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विपुल, गत सत्र में कुछ प्रश्न शेष रह गए थे, वो भी पूछ सकते हैं। इस सत्र के विषय से संबंधित भी कुछ पूछ सकते हैं। पीछे 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 तुम बिल्कुल बीच में खड़े हो, कोने में नहीं खड़ा होते कभी भी माइक लेकर के। बीच में खड़े हो तब सब लोग दिखेंगे आपको, कोने में खड़े हो के पीछे नहीं दिखेंगे। हरिओम ताई, मेरा एक प्रश्न है। आपने बीच में प्रसंग में बताया था कि गुरु युवक हैं और जो उनके शिष्य हैं वो वयोवृद्ध हैं और गुरु मौन हैं, फिर भी ज्ञान का संचार हो रहा है। जैसा मेरी समझ में है कि जो पुरानी ज्ञान परंपरा थी वो श्रुत पर आधारित थी, यानी गुरु वाचन करते थे और शिष्य उसको सुनकर फिर से वाचन कर अपने ज्ञान अपने अंदर उसको ज्ञान को लेते थे। गुरु बड़े हैं, छात्र कम पढ़े लिखे हैं, गुरु बहुत पढ़े लिखे हैं और सुनाकर करवा कर ये पढ़ा रहे हैं। ये सामान्य है, वो असामान्य है, लेकिन वह भी पद्धति है और श्रेष्ठ पद्धति है, ऐसा ही मेरा कहना था। कभी आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में आएंगे तो बताएंगे। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है। आपने कई बार देखा होगा कि ये तो हम दो हृदय के बीच संधान की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे गुरु कहें, कारीगर कहें और कौशल कहें ऐसे रहे हैं कि जब आपने देखा होगा आपकी घर की मोटर खराब है, आपने खूब माथापच्ची की, खूब देख लिया, ठीक नहीं हुई, मिस्त्री पास में आया, उसका ऐसा संधान हुआ कि उसको देखते ही वो ठीक हो गई। आप सोचोगे कि आपने क्या किया। ताई वो एक दृष्टांत बताइए जो आप बताते हैं, अच्छा लगेगा सभी। हमने ये प्रत्यक्ष सुना है जिनके कारखाने में ये बना। हमारे एक संघ चालक जी इंजीनियर थे, उन्होंने अनुभव बताया कि हमारे कारखाने में जर्मनी से मशीनरी आई, उसका नो हाउ भी आया। उन इंजीनियरों ने, जर्मन इंजीनियरों ने उन सारी मशीनों का इंस्टॉलेशन किया और हम लोगों को उसका ऑपरेशन बताया और वो चले गए। मशीन ऑपरेट होने लगी, 5-6 महीने के बाद वो बंद हो गई। मैंने कहीं पर तो कोई खटक गया, इसलिए बंद हो गई। तो हम सारे इंजीनियर इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो हमने फिर निराश होकर सोचा कि अब तो जर्मनी से फिर इंजीनियरों को बुलाना पड़ेगा। एक मैकेनिक, साधारण मैकेनिक खड़ा देख रहा था, उसने पूछा मैं कुछ प्रयास करूं? तो हम लोग तो हंसे, हम लोग नहीं कर सके, ये मैकेनिक, साधारण मैकेनिक कैसे करेगा। लेकिन अब ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं है, तो हमने कहा करो। तो उसने मशीन के पास जाकर कुछ किया, 5 मिनट में मशीन चालू हो गया। तो उन्होंने कहा हम सब लोग इतने हैरान हो गए और हमने पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि फॉल्ट कहाँ है। तो उसने कहा मशीन मेरे साथ बात करती है। ऐसे होता है ऐसा, कुछ भी हो सकता है। और वो तब होता है जब हम बुद्धि से आगे की यात्रा करते हैं। समस्या ये है, आज जो भी हम अध्ययन करते हैं वो बुद्धि तक सीमित रहता है। बुद्धि से आगे अहंकार को विनयी भाव में लाने का भी प्रयास नहीं होता, और जो हृदय में आत्म तत्व है जिसे चित्त की परिष्कृति करके अनुभव किया जाता है, वो अनुभूति भी नहीं करता। तो ये जो हृदय से हृदय का संधान है, ये अनुभूति का विषय है। और अनुभूति तब होती है जब हम बुद्धि से आगे
श्रद्धा के साथ, शास्त्रों के साथ, गुरु के मार्गदर्शन में बढ़ते हैं। मैं 2 मजेदार उदाहरण बताती हूँ। पहली कक्षा में पढ़ने वाला एक बालक, ये तो आप सबके पास होते हैं पहली कक्षा वाले, उसकी माँ और वो बालक दोनों मई की छुट्टियों में घर में अकेले थे। दोपहर में, भरी दोपहर में जब बहुत धूप थी, तो कोई नहीं था। उन्होंने खेल खेल में चलो अगले दिन हवा से उनके बगीचे में नारियल का वृक्ष था, तो छोटे छोटे सुपारी जितने नारियल गिरे थे बहुत, वो इकट्ठा करके ले आए। माँ ने देखा कि ये 16 है। उसने पुत्र को कहा, वो भी जो स्वभाव से शिक्षक रही होगी, तो उसने कहा कि इसको तो एक पंक्ति में ऐसे जमा दो। उसने 2 जमाए और फिर बेटे ने भी जमाए। गिनो अब 1 2 3 4 करके 16 हुए। फिर उसने आगे कहा कि इसको 2 पंक्तियों में रखो, दोनों में समान आने चाहिए। उसको कोई 8 दूनी 16 ऐसा तो नहीं आता था, पहाड़ा आता था, ये करना नहीं आता था। तो उसने एक पंक्ति में 11 रख दिए, फिर दूसरी पंक्ति में 5 ही बचे। गिनो जरा, 11 और 5 समान तो नहीं हुए। फिर आगे पीछे कर करके कितना भी किया, लेकिन 8 8 तो आया ही नहीं उससे। तो माँ ने क्लू दिया, आप भी करते हैं, सब क्लू दिया या करना चाहिए कि देखो पहली पंक्ति में 1 रखो, उसके नीचे दूसरी में 1 रखो, 2 2 3 3 ऐसे रखते जाओ। रखा, 8 8 हो गया, ये तो हो गया। अब माँ ने कहा 3 करो, तो यही सिस्टम आजमाई तो हो नहीं रहा था। 1 बचा, इधर रखो तो इधर जाला, इधर रखो तो इधर जाला, इधर रखो तो इधर जाला, ऐसे क्या कैसे करना। माँ ने कहा छोड़ो, 4 में लाओ, 4 4 4 4 हो गए। गिनो, पहली पंक्ति में कितना, 1 2 3 4, दूसरे में कितना, 1 2 3 4, तीसरे में 1 2 3 4, चौथी में 1 2, पंक्तियां कितनी, 1 2 3 4, एक एक में नारियल कितने, 4 4 4 4, पंक्तियां कितनी, 1 2 3 4। 3 बार ऐसा करते करते वो एकदम अचानक खड़ा हो गया, जोर से छलांग लगाकर चिल्लाया, चौकू चौकू 16। ये क्या है, 4 का पहाड़ा, 4 के पहाड़े का ये साक्षात्कार है, रियलाइजेशन। ओ ये है चौकू चौकू 16। ये बुद्धि से परे की अनुभूति की शिक्षा है। वो रटा तो बहुत था, और एक में 4 रखो, दूसरे में समान, ऐसे भी समान, ऐसे भी समान, फिर उसका गुणा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। रियलाइजेशन था, ओह दिस इज चौकू चौकू 16। तो ऐसा नहीं है कि जंगल में जाकर तपस्या करने पर ही ऐसा होता है। आप करो तो अभी भी हो सकता है, आना चाहिए करना। इसके कोई मैनुअल नहीं होते, इसकी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। आपको पहाड़ा बढ़ाना है तो नारियल चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर नारियल कहेंगे तो फिर वो कहेंगे कि प्लास्टिक की टेबल टेनिस के बॉल नहीं चलेंगे। अरे वो बॉल का नारियल का कुछ नहीं है इसमें। लेकिन हमारे महापुरुष शिक्षक भी होते हैं ना। एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी एक किस्सा बताया। वो भी अपन के जी क्लास 1 ऐसा ही था कि दोपहर में बालक अकेला था घर में, और सेब और ये फल जरा ऊपर टांगे थे, इसके हाथ में नहीं आ रहे थे। इसने क्या किया, कुर्सी ले ली, कुर्सी पर चढ़ा, नहीं पहुंच रहा है। फिर टेबल घसीट कर लाया, अब टेबल पर चढ़ना आता नहीं, तो उसने कुर्सी रखी, कुर्सी पर चढ़कर टेबल पर चढ़ गया, टेबल से भी नहीं पहुंचता है। उसने वो प्लास्टिक की कुर्सी के सहयोग से तो उठाकर टेबल के ऊपर रखी, फिर उसके ऊपर चढ़ा और सेब नीचे उतार दिए। और फिर उसने पहले कुर्सी नीचे रखी, फिर टेबल से कुर्सी पर उतरा, फिर कुर्सी से नीचे उतरा और कुर्सी और टेबल अपनी जगह पर रख दिया। और वे मजे से सेब और केले खा रहे। तो महापुरुष होते हैं, ऐसे शिक्षक क्या पूछते हैं, हमारे यहाँ तो सेब लाने के सब ऐसे ही सैंक्शन नहीं होते, तो कहाँ
कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग करें? ऐसे वो सेब का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या संबंध है ना? उसका और बजट का क्या संबंध है? तो फिर तो हृदय से हृदय की बात कहाँ से होगी? इतना इनोवेशन भी, इतनी कल्पनाशीलता, इतनी सही समझ भी नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा ना। इसलिए वो कक्षा में तो भारत का भाग्य बनता है, वो ऐसे बनता और बिगड़ता ही है कि उनको सेब फल के अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है। तो ऐसी बात है। दूसरा किस्सा जरा और भी गंभीर है। वैसे उनको आप बुद्धि से नहीं, चमत्कार कहेंगे, ऐसा है। एक जंगल में एक अघोरी रहता था और एक स्वामी राम उनको मिलने के लिए गए। तो वो बात कर रहे थे, उनके साथ एक गांव के पंडित जी भी थे। तो अघोरी ने उस पंडित को कहा कि जाओ, 1 किलोमीटर दूर एक नदी बह रही है, वहाँ जाकर तुम जाओगे तो एक मृतदेह तैरता आएगा पानी में, उसको उठा कर ले आओ। पंडित तो बेचारा घबरा गया कि क्या होगा अभी। खुद गया, लाया, क्योंकि अघोरी का डर लगता था। लाया, उसने फिर कहा कि इसको काटो और टुकड़े बनाओ जैसे तुम सेब के और इसके बनाते हुए। वो इतना घबरा गया था, लेकिन करेगा अघोरी इस तरह अघोरी, इस तरह मृतदेह काटना, क्या करे? काटे। वो चूल्हे पर हांडी में पानी खोल रहा था, डालो उसमें, डाले। 20 मिनट आधा घंटा बैठे और फिर कहा जाओ जो दोनों में इसमें से प्रसाद लेकर आओ। वो अब क्या करे? आप क्या करते हैं? ऐसा होता तो आप सोच लीजिए। वो गया और खोला उसने, तो उसमें रसगुल्ले थे। आप क्या कहेंगे इसको? चमत्कार अघोरी का। वो लेकर आया, रियल थे। खाए, पंडित को साथ में ले जाने के लिए भी जाओ तुम। वो गया, भाग गया। स्वामी राम ने कहा ये मैं नहीं मानता कि ये चमत्कार है, आप बताओ ये क्या हुआ, कैसे किया? ये तो अपने स्थान से हिला भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, तो कैसे मांस से रसगुल्ला बन गया? उसका खुलासा समझो जरा। उन्होंने कहा, अघोरी ने कहा, देखो मनुष्य का शरीर 5 महाभूतों का बना है, खाद्य पदार्थ भी 5 महाभूतों के बने हैं, केवल उनका संयोजन ही अलग है। संयोजन शब्द आप समझते हैं, केमिस्ट्री का, साइंस का ही टर्मिनोलॉजी है, संयोजन ही अलग है। जो संयोजन की विद्या को मास्टर करता है वो केवल विचारों से ये संयोजन बदल सकता है। मैंने ऐसी मास्टरी प्राप्त की है, इसलिए मैंने यहाँ बैठे बैठे मांस से रसगुल्ले बना दिए। तो स्वामी राम को लगा बात तो ठीक है, लॉजिकल है, तो अभी रुको जरा। तो उन्होंने पूछा कि रसगुल्ले कैसे बनाए, अपने लड्डू क्यों नहीं बनाए? तो कहा तुम जब मुझे मिलने के लिए आ रहे थे तब रास्ते में रसगुल्ला खाने का विचार आया था मन में, हाँ इसलिए मैंने रसगुल्ले बनाए। कहो हृदय से हृदय में जा सकता है कि नहीं? हृदय से मांस में जा सकता है कि नहीं? ये विद्या है। उस अघोरी ने कहा मैं कोई अघोरी विघोरी नहीं हूँ, मैं भौतिक विज्ञान का अध्यापक हूँ, रिसर्चर हूँ, और यही रिसर्च करने के लिए यहाँ रहा हूँ। यदि मैं प्राध्यापक के वेश में रहूँगा तो गांव के लोग मुझे परेशान कर देंगे, इसलिए अघोरी का वेश धारण कर लोगों को डराता हूँ, भगाता हूँ और मेरे प्रयोग में यहाँ करता हूँ। अब ये तो हमारी दुनिया की तो बात नहीं है ना। अब कहो तो ये हमारी दुनिया की नहीं, परंतु भारत के ज्ञान क्षेत्र की बात तो है।
भारत में ज्ञान ऐसे अर्जित होता रहा है और इसलिए वो अघोरी के रूप में साधना कर रहा था। इसको साधना कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे लोग हमारे देश में हैं और पहले भी रहे हैं, इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा अखंड रही है। 4 पैसे देकर लेने वाले और पैसे लेकर देने वालों से थोड़े ज्ञान परंपरा की रक्षा होती है। आपको रक्षा करनी है तो साधना करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। इतनी भी जरा बात समझ लीजिए। आराम कुर्सी में बैठकर और ऐसे 2 भाषण सुनकर ज्ञान परंपरा की रक्षा नहीं होती। आज एक अंतिम प्रश्न कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं? दीदियों की ओर से प्रश्न कम आए हैं। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम ताई जी। ताई जी, शिक्षा को स्वायत्त बनाने के लिए हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं? एक शिक्षक के रूप में, एक इकाई होने के नाते हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं कि हम विद्या को मुक्त करा सकें? अपनी तरफ से पहले तो हम इस विषय को अच्छी तरह से अपनी बुद्धि से, अपने अंतःकरण से समझ लें और अपना कन्विक्शन बने। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इसलिए मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए, मेरी खात्री उसके ऊपर होनी चाहिए, मेरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होना ही चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, संबंधितों के साथ बात करो, सेमिनारों में इस विषय पर चर्चा करो और एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप समुदाय तैयार करो कि नहीं, शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए। परंतु इसके साथ शिक्षकों को दायित्व लेना पड़ेगा। जब हम कहेंगे कि हम ले रहे हैं शिक्षा की जिम्मेदारी, आप तो हमारे हवाले कर दो, ऐसा विश्वास भी जगाना पड़ेगा। तीसरा चरण है। और चौथा, कहीं न कहीं शुरू करो। आप अकेले कर सकते हैं और आपके साथ 5 लोगों को तैयार कर सकते हैं, तो स्वायत्त गुरुकुल शुरू करो। आज अनेक लोगों ने किए हैं ऐसे, तो देखो, समझो, सोचो, निश्चय करो और शुरू करो। जिसकी जितनी हिम्मत उतना वो करे। ये मेरा प्रश्न है, इनकी ओर से प्रश्न समाप्त हुए। जब भी हम गुरुकुल का नाम लेते हैं तो उसमें अपने आप ही वेद या भारतीय शास्त्र जुड़ जाते हैं। तो जो पुनरुत्थान बात करता है वो गुरुकुल या विद्यालय या पाठशाला, उसकी क्या विशेषता है? अभी भारत का शाश्वत ज्ञान है तो उसके सिद्धांत शाश्वत हैं, परंतु उसका जो बाह्य स्वरूप है वह युगानुकूल है। 10,000 वर्ष पूर्व वेद काल में जिस प्रकार, जिस रचना से गुरुकुल चलते थे, उस रचना से नहीं चलेंगे। 2000 वर्ष पूर्व जैसे चलते थे वैसे भी नहीं चलेंगे। आज हमको 21वीं शताब्दी के गुरुकुल चाहिए। तो 21वीं शताब्दी में शिक्षा के शाश्वत सिद्धांत तो वही रहेंगे। वो क्या होंगे? गुरु सर्वाधिकारी है, गुरुकुल का अधिष्ठाता गुरु है। ये एक सिद्धांत हुआ, उसके साथ समझौता नहीं करना। दूसरा, गुरु और छात्र मिलकर ही गुरुकुल चलाएंगे। नो ट्रस्टीज, नो प्रबंध मंडल, कुछ नहीं। गुरु ही जिम्मेदारी लेगा, छात्र उसमें सहभागी होगा। ये दूसरा सिद्धांत है, वो बनाए रखें। तीसरा, अर्थनिरपेक्ष शिक्षा, निर्वेतन निःशुल्क शिक्षा चलाना, ये सिद्धांत है। एक भारतीय ज्ञान ही देना, ये चौथा सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को बनाए रखो और फिर आज की रचना में करो। आज की रचना माने
परिवेश कैसा होगा, स्थान कैसा होगा, सुविधाएं कैसी होगी। मूलतः गुरुकुल में सब गुरु गृहवास यानी गुरुकुल में ही निवासी करते थे। आज आप निवासी गुरुकुल न करो तो चलेगा, आप घर से ही छात्र आए ये भी चलेगा, परंतु ऐसे अवस्था में गुरुकुलों को छात्र के अभिभावकों की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। गुरुकुल को आचार्यों की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए आचार्य शिक्षा, छात्र शिक्षा और अभिभावक शिक्षा, इन तीनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके लिए पाठ्यक्रम नए से बनाने होंगे, पठन सामग्री भी हमारे पास नई चाहिए। 5000 वर्ष पुरानी पठन सामग्री भी नहीं चलेगी, कुछ तो उसमें से चलेगा, परंतु आज की देश काल परिस्थिति के अनुसार नई कथाएं, नए गीत, नए खेल, नए प्रयोग, नया परिवेश, ये सब तो करना होगा। साथ में शास्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरुकुल तो होंगे ही, परंतु उद्योगों की शिक्षा देने वाले जो हमारे अर्थशास्त्र की रीढ़ है, ऐसे अर्थकरी शिक्षा भी होनी चाहिए। तो उद्योग गुरुकुल, वाणिज्य गुरुकुल, व्यापार गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, योग गुरुकुल, आयुर्वेद गुरुकुल, ऐसे विभिन्न विद्याओं के गुरुकुल भी चाहिए। उसमें नौकर चाकर गुरुकुल भी चाहिए, संगीत के गुरुकुल भी चाहिए। ऐसे सर्व प्रकार के गुरुकुलों की कल्पना हमको 21वीं शताब्दी में करनी चाहिए। इन सभी विद्याओं में भारतीय ज्ञान कैसा होगा वह देखना चाहिए। त्रिवर्ग पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, इसको आधार बनाकर विभिन्न विद्याओं की शिक्षा देने वाले विभिन्न प्रकार के गुरुकुल चलाने चाहिए। तभी जाकर देश की सर्व समग्र शिक्षा एक स्वरूप की रहेगी, भारतीय ज्ञान देने वाली होगी। इसलिए अर्थकरी शिक्षा का गुरुकुल भी, उद्योग गुरुकुल, ग्राम गुरुकुल, कुटुंब गुरुकुल, गृह गुरुकुल और तपोवन गुरुकुल, ऐसे विभिन्न प्रकार के गुरुकुल हमें आज जहाँ जिसको जैसा उचित लगता है ऐसा गुरुकुल शुरू करना चाहिए। परंतु आज भारत को गुरुकुलों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए करने तो चाहिए। ताजी सीडीओ साहब को प्रश्न ये करें। ताई जी प्रणाम। आधुनिक शिक्षा में विज्ञान को हम प्रयोगशाला से सीखने की कोशिश करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में कौशल विकास को कैसे जोड़ा जाए जिससे हम साइंस और आधुनिकता को भी समाहित करके आगे बढ़े? क्या है, विज्ञान की संकल्पना को पहले हमें व्यापक बनाना पड़ेगा। विज्ञान भारत में भी ज्ञान क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित शब्द है। भगवद गीता में 2 अध्यायों में भगवान ने कहा है, ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान सहित ज्ञान में तुमको दूंगा। इसलिए ज्ञान और विज्ञान एक साथ हैं। परंतु विज्ञान ये केवल भौतिक विज्ञान नहीं है, विज्ञान ये प्राणी विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है, अंतःकरण विज्ञान भी है, आत्मविज्ञान भी है, ये सब विज्ञान ही विज्ञान है। इसलिए विज्ञान की संकल्पना को अच्छी तरह से समझकर व्यापक रूप में इसका विचार करना, ये एक बात।